नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयर बुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी विंसर के जो नोट्स हैं उनको सेगमेंट वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से विंसर की जो सीरीज़ है हमारी, इसके अंदर हम वन लाइनर को यहाँ पे कवर कर रहे थे। इन वन लाइनर वाले वीडियोस में हमने करंट अफेयर के वन लाइनर देखे, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसके वन लाइनर देखे, उनके अलावा उत्तराखंड जीके के वन लाइनर भी हमने कवर किए। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। ये उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है और सभी एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे रिलेटेड और कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमारा ये इस सीरीज का 8वां पार्ट होगा। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर कवर नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, जो आपके हिंदी और जीके की सीरीज़ है, जब परसों में लाइव आया था, लाइव भी आपके काफ़ी सारे सवाल थे हिंदी और जीके की सीरीज़ को लेकर। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि उनके जो वीडियोस आपके बचे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, खासतौर पे हिंदी के, उनके आपके मास्टर वीडियो आएंगे और उसके अंदर आपके बहुत सारी किताबों का मिक्सचर होगा जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। उसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सिंगल वीडियो आएगा, बहुत जल्दी वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए हिंदी की सीरीज अभी नहीं चल रही है। प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन जो थ्योरी वाली क्लास है उसकी आपको मास्टर वीडियो मिलेगी और वो बहुत जल्दी मिलेगी। अलग अलग सोर्सेज से मैं उसका जो डाटा है वो अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके नोट्स मैं बना रहा हूँ, इस तरीके के नोट्स कि आपको दोबारा कभी हिंदी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके बारे में आगे भी और बात करेंगे। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कालसी अभिलेख की खोज किसने करी थी? देखिए, कालसी अभिलेख ये अशोक का अभिलेख है और इसकी खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में करी गई थी। वर्ष आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कालसी अभिलेख किसने खोज करी? जॉन फॉरेस्ट। और कब करी? 1860 में इसने इसकी खोज करी। यह जो अभिलेख है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मौर्य शासक था अशोक, उसका ये अभिलेख है। कब का है? तो 257 बीसी का ये अभिलेख है। ठीक है, किस दिन यानी कि किस वर्ष में अशोक ने इसका यहां पर निर्माण करवाया था? 257 ईसा पूर्व का है। 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज करी थी। अगर हम इस अभिलेख से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, इसकी भाषा क्या है, तो यह आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये जो आपका अभिलेख है यहाँ पे, ये कालसी अभिलेख, ये प्राकृत भाषा में है और अगर आपसे इसकी लिपि पूछी जाती है तो यह ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? कालसी अभिलेख में यहाँ के क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और जो यहाँ के निवासी हैं, निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोनों याद रखना है, निवासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह जो अभिलेख है अशोक का, इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा करवाई है कि मैंने राज्य के हर जगह पर इंसानों के लिए और जानवरों के लिए मेडिकल की सुविधा कर दी है और साथ ही उसने यहाँ पर यह भी लिखा है कि वो अपील करता है मनुष्यों से कि वो हिंसा को त्याग दे और अहिंसा को अपना ले। तो ये पूछा जा सकता है कि किसमें किया गया है? कालसी अभिलेख में। कालसी अभिलेख को लेकर आपको दो बातें और याद रखनी है। ये जो कालसी अभिलेख है, इसे स्थानीय भाषा में चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, और कालसी का पुराना नाम भी आपसे पूछा जाता है। कालसी का पुराना नाम है कलकूट या सुधनगर। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? जो गोपेश्वर से हमें त्रिशूल लेख मिले हैं, इसमें आपके नागपति नाग और अशोक चल का नाम हमें मिलता है। बेसिकली ये प्रश्न आपका इस तरीके से कि हमें गोपेश्वर में जो मंदिर है आपका रुद्रशिव मंदिर, यहां से किन राजाओं के लेख मिले हैं? तो नागपति नाग और अशोक चल के लेख हमें यहां से मिले हैं। जो नागपति नाग का लेख है, इसमें हमें 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। वो 4 नाग राजा कौन कौन से हैं? तो आपके स्कंदनाग, विभुनाग,
अंशुनाग और आपका जो ये नागपति नाग है यानी कि गणपति नाग इसका पूरा नाम है, ठीक है, गणपति नाग होगा ये। तो गणपति नाग और अशोक चल का उल्लेख हमें यहां पर मिलता है। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? जो लाखा मंडल से हमें शिलालेख मिला है यह आपके राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है, ठीक है। इस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो लाखा मंडल वाला इलाका है यानी कि जो देहरादून की साइड का इलाका है यहां पर यादवों का कभी यहां पर शासन था। क्वेश्चन बन सकता है यादव या यदुवंशियों का शासन देहरादून की तरफ था। यह किस अभिलेख या शिलालेख में पता चलता है? राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखा मंडल का शिलालेख है, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है धारसील शिलालेख को, ठीक है। यह धारसील शिलालेख पमार वंश का जो 29वां राजा था जिसका नाम था अनंतपाल द्वितीय, उसका माना जाता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि पमार वंश का सबसे प्राचीन शिलालेख इसी को माना जाता है, धारसील शिलालेख है। ये आपके धारसील से मिला है, रुद्रप्रयाग से मिला है। और अगर हम इसके काल की बात करें ये कब का है, तो राजा जो अनंतपाल द्वितीय हैं उनका शासन काल था 1335 से लेकर के 1345 तक, ठीक है, 1333 से लेकर के 1345 तक। तो इस काल के मध्य का ये शिलालेख है, किसका है? कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो धारसील हमें शिलालेख मिला है ये किस राजा का है? तो अनंतपाल द्वितीय का ये शिलालेख है। इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये मिलती है, जैसे हमने पमार वंश में पढ़ा था कि 24वां राजा एक आता है पमार वंश का जिसका नाम था सोनपाल। सोनपाल चांदपुरगढ़ से राजधानी कहां ले जाता है? भिलंग घाटी में ले जाता है। तो ये जो राजधानी ट्रांसफर हुई चांदपुर घाटी से कहां चली गई? भिलंग घाटी में। ये जानकारी हमें इसी धारसील अभिलेख से मिलती है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। पमार वंश अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी इसका मास्टर वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से मिले हैं? तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड मिले हैं वो PGW मिले हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं PGW की, प्रिंटेड ग्रे वेयर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रिंटेड, उसके बाद आपका ग्रे आता है और उसके बाद आपका वेयर आता है। हिंदी में कहें चित्रित धूसर मृदभांड इनको कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, उत्तराखंड में इसी प्रकार के जो मृदभांड हैं वो हमें मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? देखिए स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में जो सबसे पहली खोज मानी जाती है ताम्र संस्कृति की, ये बहादुराबाद को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1951 में यहां से हमें ताम्र उपकरण मिले थे, ठीक है। इसके बाद 1953 में यहां पर जो यज्ञदत्त शर्मा थे उनके नेतृत्व में यहां पर खनन भी किया गया था, इसका पूरा सर्वेक्षण किया गया था। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1953 में किसके नेतृत्व में बहादुराबाद हरिद्वार में खुदाई करवाई गई थी? तो ये थे यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? अगर हम पहली पुरातात्विक खोज की बात करें तो यह देवीधुरा के कपमार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देवीधुरा से कपमार्क्स की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी MP जोशी ने, ठीक है। देवीधुरा से महापाषाण कालीन जो अवशेष मिले थे इनकी खोज किसने करी थी? तो ये करी थी हैनवुड के द्वारा, और इसीलिए हैनवुड को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक भी माना जाता है। दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। हैनवुड के द्वारा 1856 में इन जो इसके अवशेष थे प्रागैतिहासिक काल के, महापाषाण काल के, उनकी खोज करी गई थी। नेक्स्ट है हमारा किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? किमनी गुफा से हमें सफेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और अगर पूछा जाता है नीले रंग के शैल चित्र कहां से मिले हैं तो वो हमें उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। लाखू उडियार कहां स्थित है? लाखू उडियार को लेकर पहले भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम के अंदर। लाखू उडियार आपकी सुयाल नदी के तट पर है।
इसकी खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा करी गई थी। जनपद ये अल्मोड़ा में है और यहाँ से जो हमें शिलाश्रय मिले हैं इनका आकार नागफनी के आकार का है। यहाँ से जो हमें चित्र मिले हैं इनका जो मुख्य विषय है वो सामूहिक नृत्य है। इस शिलाश्रय को जो ये लाखू उडियार से हमें मिले हैं राज्य का सर्वोत्तम शिलाश्रय इनको माना जाता है। इतना ही नहीं, जो यशवंत सिंह कटोच हैं वो लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज भी मानते हैं। नेक्स्ट है फड़कानौली तथा पेटसाल के शिलाश्रयों की खोज किसने करी थी। देखिए फड़कानौली शिलाश्रय और पेटसाल शिलाश्रय इनकी खोज के वर्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं 1985 में फड़कानौली और 1989 में पेटसाल शिलाश्रय दोनों अल्मोड़ा से मिले हैं और इन दोनों की खोज किसके द्वारा करी गई है तो यशोधर मठपाल के द्वारा इनकी खोज करी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है। तो सींगों का पहना मुखौटा ये आदमी जो हमें मिला है ये हमें हटवाल घोड़ा से मिला है। ठीक है, सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी कहाँ से मिला है। हटवाल घोड़ा एक प्रागैतिहासिक स्थल है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। हमें जो सोने का स्वर्ण मुकुट मिला है 5.2 किलो का वो मलारी से मिला है, इसे भी याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन महरू उडियार कहाँ स्थित है तो यह आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। महाशम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए चंद्रेश्वर मंदिर आपके अल्मोड़ा के द्वारा हाट में है और यहाँ से भी हमें कप मार्क्स मिले हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि द्वारा हाट के किस मंदिर से कप मार्क्स मिले हैं, चंद्रेश्वर मंदिर से। देखिए ये जो सभी क्वेश्चन है आपके विंसर ईयरबुक से क्वेश्चन है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको बताते हुए चले, तो आप इनको नोट करते हुए जरूर चले जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है। तो कांसे की कटोरी हमें मिली है मलारी ग्राम से। मलारी ग्राम आपके चमोली जनपद में है जैसा हम जानते हैं। मलारी ग्राम से हमें शवधान मिले हैं, ये इनकी खोज किसने करी थी। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 1956 में शवधान की खोज यहाँ पर करी गई। इनके अलावा 1983 और 2001 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसने मलारी ग्राम में सर्वेक्षण भी करवाया और 2001 और 2 के जो सर्वेक्षण करवाया था उसी के दौरान हमें यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन हैं, अलग अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं जो कि पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान है। उसके अलावा 5.2 kg का स्वर्ण मुकुट भी हमें यहाँ से मिला था। नेक्स्ट है कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहां से प्राप्त होता है। देखिए ये एक नया क्वेश्चन यहां पर मिला है बुक में, तो इसको मैंने काफी सर्च करने का प्रयास किया लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट मुझे नहीं मिले। तो आप इसको एक वन लाइनर के रूप में याद कर सकते हैं अगर बाय चांस एग्जाम में बनता है। ये कत्यूरी राजवंश का जो मूल नाम है हमें ये कहां से मिलता है, ये इसका आंसर कुलसारी मूर्ति लेख में दिया गया है। तो इसे आप ऐसे में ही याद कर लीजिए। साथ में इसके ही एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जो पेपर में पूछा गया था कि कत्यूरी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। तो कत्यूरी शब्द का पहला इस्तेमाल एटकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे याद आप कर लीजिए। कोटेश्वर महादेव गुफा कहां है। कोटेश्वर महादेव गुफा ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। कोटेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है और इसी के निकट आपका जो ये गुफा भी स्थित है। कोटेश्वर महादेव मेला भी आपके इसी मंदिर में, इसी गुफा में लगता है। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। तो कौन सा महाजनपद था, यह था आपका पांचाल महाजनपद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। श्यालदेव बिखौती का मेला कहां लगता है। श्यालदेव बिखौती यह मेला आपके द्वाराहाट में लगता है, अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कुड़िंदों का समकालीन शासक विराट कहां का शासक था। देखिए कुड़िंदों के ही समकालीन था राजा विराट। ठीक है, तो ये कहां का शासक था, ये मत्स्य प्रदेश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन सी। रामायण के बालकंड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो रामायण के बालकंड में हमें कौशिकी नदी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतीश्वर पर्वत कहां पर है।
जो क्रांतेश्वर पर्वत है ये भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित है। यह पर्वत आपके चंपावत जिले में स्थित है। इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार था, ठीक है, या कूर्म अवतार था, वो इसी पर्वत पर हुआ था। बाद में इसी क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कूर्मांचल पड़ा था। ठीक है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? तो कौन सी जनजाति थी जिन्होंने दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ा था, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था? इनका नाम है पारावत जनजाति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आदि पर्व में उत्तराखंड में सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है? देखिए, महाभारत में अलग अलग पर्व हैं, उसी प्रकार महाभारत का जो आदि पर्व है उसके अनुसार सुबाहुपुर की पहचान हुई है वर्तमान के श्रीनगर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जहां पर जो राजा सुबाहु था वो शासन कर रहा था। शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? देखिए, ये क्वेश्चन एक और नया क्वेश्चन है, इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे मिले तो आपको उनको लिख लेना है। थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखिए, शोणितपुर की अगर हम बात करते हैं, ये राजधानी थी जो नरेश था, दैत्य नरेश बाणासुर, तो बाणासुर की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है शोणितपुर। अब हमने पढ़ा है और एग्जामिनर ने भी पूछा है कि रामायण काल में उत्तराखंड में बाणासुर की राजधानी कहां पर थी? हम सब ने पढ़ा है कि यह राजधानी जोशीमठ में थी। ठीक है, कहां पर थी बाणासुर की राजधानी? रामायण कालीन जो ये दैत्य था इसकी राजधानी जोशीमठ में थी। फैक्ट आपको यहां पर क्या याद रखना है, देखिए, महाभारत में जो सभा पर्व है उसके अनुसार यह बोला गया है कि जो दैत्य नरेश है बाणासुर, ये शोणितपुर राज्य पर शासन करता है। तो शोणितपुर किसकी राजधानी हो गई? बाणासुर की राजधानी हो गई। महाभारत में यह बताया गया है। इसके अलावा विष्णु पुराण के अंदर भी बाणासुर को शोणितपुर का शासन बताया गया है। तो एक तो आपको यह याद रखना है कि शोणितपुर किसकी राजधानी थी? बाणासुर की। ठीक है, ज्योतिष मठ जो ज्योतिषपुर है यानी कि जो जोशी मठ है उसके साथ आपको इसे याद करना है। अब जो मेन क्वेश्चन यहां पर बनता है वो ये बना कि जो ये शोणितपुर है ये वर्तमान में कहां पर है? देखिए, इसका जो उत्तराखंड में साक्ष्य मिलता है, जो उत्तराखंड के बारे में कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि जो राजा विराटगढ़ी थी, जहां पे राजा विराट शासन करते थे, विराटगढ़ी महाभारत काल में जो कि राजा विराट से जुड़ा हुआ था, वहीं पर जो था शोणितपुर स्थित था और राजा जो ये बाणासुर था उसकी ये राजधानी थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। जोशीमठ तो आपको याद रखना ही है, लेकिन अगर नाम पूछ लिया जाए शोणितपुर किसकी राजधानी थी तो आप इसे बाणासुर की राजधानी करेंगे। जो ये शोणितपुर है अलग अलग राज्यों में बोला जाता है कि ये वहां स्थित है, अलग अलग इसको लेकर कंफ्यूजन है। कहीं पर बोला जाता है कि जो असम है शोणितपुर वहां पर था, कहीं पर बोला जाता है जो शोणितपुर है बाणासुर की राजधानी ये हिमाचल में था, ये बिहार में था। इस तरीके के अलग अलग साक्ष्य यहां पर माने जाते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको सिंपल रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। पहला क्वेश्चन, जोशीमठ किसकी राजधानी है? बाणासुर की। दूसरा, शोणितपुर किसकी राजधानी है? शोणितपुर, ये आपके राजा बाणासुर की। ठीक है, बस इन दोनों को आपको याद रखना है। बाकी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर बताई। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं? तो गढ़ नरेश यानी पवार वंश की जो वंशावली है वो हमें सुदर्शन शाह की रचना सभासार में मिलती है। इसे आपको याद रखना है। सभासार की रचना सुदर्शन शाह ने 7 खंडों में करी है और सूरत कवि के नाम से करी है। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ के पाली साहित्य हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो पाली साहित्य हैं उनमें उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पिछली बार पेपर में हेमवंत दिया गया था, तो आपको दोनों याद रखने हैं। दोनों आंसर आयोग ने सही माने हैं। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? देखिए, उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कोल जनजाति को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी, जो पहली जनजाति थी, वो कौन थी? कोल जनजाति थी। ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल हैं, जिन्हें उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, उनके अनुसार भी उत्तराखंड की आदि निवासी कौन है? कोल जनजाति हैं। अगर बात करें जो जॉर्ज गियर्सन था, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की जो आदि निवासी है वो किरात हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले कोलों से रिलेटेड बात करते हैं। तो उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कोल को माना जाता है। शिव प्रसाद डबराल भी यही मानते हैं। जो कोल जनजाति है इनको ग्रंथों में मुंड या
शबर बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मुंड और शबर के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती थी? कोल जनजाति। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी? अब गियर्सन के अनुसार पूछा जा रहा है तो आप कोल को टिक नहीं करेंगे। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की जो प्राचीनतम जनजाति थी वो किरात जनजाति थी। बेसिकली उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कोल है, जैसा सिपसा डबराल कहते हैं, वो सही है। उनके बाद कोल के बाद उत्तराखंड में किरात आए और किरातों के बाद उत्तराखंड में खस आए थे। तो ये क्रम है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कोल की अगर हम किरातों की बात करते हैं, कोल के बारे में हम बात कर चुके हैं। किरातों की अगर बात करते हैं तो किरातों को स्कंद पुराण में भिल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि गियर्सन के अनुसार किरातों को उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति माना जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। ठीक है, जो मैगस्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसके अनुसार भी जो हिमालयी क्षेत्र है इनकी प्राचीनतम जनजाति कौन है? किरात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिमालय परिचय पुस्तक, जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है, किसकी रचना है? तो किरात जाति का उल्लेख हमें हिमालय परिचय में भी मिलता है। यह रचना राहुल सांकृत्यायन की रचना है। जब आर्य उत्तराखंड में आए तो आर्य लोगों ने किरातों को क्या कहा था? किरातों को इन्होंने शूद्र कहा था। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। महाभारत के किरातार्जुन प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? देखिए, महाभारत में यह बताया गया है वन पर्व के अंदर कि जो किरात थे और अर्जुन, इनके मध्य में युद्ध हुआ था। ठीक है, किरातों के आराध्य देव माने जाते हैं भगवान शिव। ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। महाभारत के वन पर्व में यह बताया गया है कि जो किरात थे इन्होंने अपने नेता भगवान शिव के झंडे के तहत, झंडे के नीचे इन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यह जो युद्ध हुआ था किरातों और अर्जुन के मध्य में, यह युद्ध विल्लव केदार नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, विल्लव केदार नामक जगह, यह आपके वर्तमान श्रीनगर के निकट है। इसे सिप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? देखिए, आर्यों का वंशज माना जाता है खस जनजाति को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले कोल आए, कोल के बाद किरात आए, किरात के बाद खस आए। खसों को क्या माना जाता है? आर्यों का वंशज माना जाता है। ठीक है, खस जनजाति को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया था? तो इनको शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है कि खस जनजाति को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया? 1885 में। एक और चीज यहां पर बताई गई है कि महाभारत के अनुसार, वन पर्व के अनुसार, खस जनजाति ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित थी? देखिए, अलग अलग प्रथाएं जो हैं आपकी, जेठो प्रथा, टेकुआ प्रथा, इसके अलावा पशुबलि प्रथा, इनके अलावा झटेला प्रथा, देवदासी प्रथा, ये सारी प्रचलित थी खस जनजाति में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ वो किस जनजाति के समय में हुआ? वो खस जनजाति के समय में ही हुआ था। ठीक है, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? देखिए, रोम्बा जो है ये आपके भोटिया जनजाति की भाषा है। ऑप्शन सी इसका यहां पे सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। बेसिकली अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो भोटिया जनजाति की एक उपजाति है जिसे हम जाड़ भोटिया कहते हैं। ठीक है, इनकी भाषा है रोम्बा। किसकी है? वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो भोटिया जनजाति, लेकिन अगर डिटेल में जाएं तो इनकी एक उपजाति है जिसे कहते हैं जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया की भाषा को रोम्बा बोला जाता है। अगर हम जाड़ भोटिया के बारे में बात करें तो इनको लेकर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो जाड़ भोटिया हैं ये अपने आप को जनक का वंशज, जो राजा जनक थे उनका वंशज मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए, जो जाड़ भोटिया हैं, यहां पर केवल भोटिया है लेकिन आपको डिटेल में याद रखना है जाड़ भोटिया। जो जाड़ भोटिया हैं इनके दो प्रमुख त्योहार हैं, एक का नाम है लोहसर, ठीक है, और दूसरा का नाम है सुरगेन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि लोहसर और सुरगेन नामक त्योहार किसके हैं? जाड़ भोटिया के हैं। नेक्स्ट है हमारा यहां पे गमैया पद्धति किससे संबंधित है?
देखिए गमैया पद्धति जो है यह व्यापार से संबंधित है। प्राचीन काल में जो भूटिया जनजाति थी वो तिब्बत के साथ इसी पद्धति के माध्यम से व्यापार करती थी। इस पद्धति में एक ही पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक टुकड़ा दोनों पक्षों को दे दिया जाता है, एक एक टुकड़ा, फिर जब वो मिलते हैं तो पहले वो टुकड़ा मिलाते हैं फिर आगे व्यापार करते हैं। तो गमैया पद्धति किससे संबंधित है? व्यापार। और भूटिया के लोग, जो भूटिया जनजाति के लोग हैं, तिब्बत के साथ किस पद्धति के तहत व्यापार करते थे? वो थी गमैया पद्धति। केदार छाया रैणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? देखिए केदार छाया रैणा रात यह आपके जौनसारियों के प्रसिद्ध गीत हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इन गीतों के अलावा हारुल गीत भी इन्हीं का है प्रसिद्ध, हारुल लोक नृत्य भी इन्हीं का है प्रसिद्ध, विरासु गीत इन्हीं का है, गोडवड़ा इन्हीं का प्रसिद्ध लोक गीत है, ठीक है, जौनसारियों का। नेक्स्ट है हमारा जौनसार के प्रथम कवि कौन थे? देखिए जौनसार के प्रथम कवि माने जाते हैं पंडित शिवराम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है वीर केसरी चंद। ये क्वेश्चन बनता है कि वीर केसरी चंद किसकी रचना है? ये पंडित शिवराम की है। वीर केसरी चंद कौन थे? तो वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में एक सैनिक थे। इन्होंने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इसीलिए इनकी स्मृति में 3 मई को हर साल जो चक्राता के नजदीक है चौलीथात, यहां पर मेला भी लगता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा होंगड़, डेलिया तथा गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखिए जो होंगड़, डेलिया, गोटरे ये त्योहार हैं, ये जो प्रश्न है बेसिकली आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो अलग अलग त्योहार है इनको बोक्सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम अन्य जनजातियों की यहां पर बात करते हैं किसका कौन सा त्योहार है, ये सारे त्योहार किसके हैं? बोक्साओं के त्योहार हैं। अगर हम बात करते हैं एक और प्रमुख त्योहार है, मेला है जो बोक्सा से आपको याद रखना है, चैती मेला। किसका है? बोक्साओं से संबंधित है। जौनसारियों की बात करें, जौनसारियों का प्रमुख त्योहार है जागड़ा त्योहार, ठीक है। जौनसारियों का प्रमुख त्योहार क्या है? जागड़ा। इसके अलावा जौनसारियों में भिरौली त्योहार, नुणाई त्योहार ये भी मनाए जाते हैं। जागड़ा त्योहार महासू देवता का त्योहार है जो कि जौनसारियों में सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। थारू जनजाति की बात करते हैं तो थारू जनजाति का एक प्रमुख त्योहार बहुत बार पूछा गया है, बजहर त्योहार। किसका है? थारू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। थारू जनजाति को लेकर अगर हम इनके त्योहारों की बात करें तो थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, आप जानते हैं। होली के अवसर पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं और उजली होली और बैठकी होली इन्हीं में प्रचलित है। राजी जनजाति के अगर हम त्योहारों की बात करते हैं तो 2 प्रमुख त्योहार इनके हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, ठीक है। अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? देखिए अदृश्य विनिमय या मूक विनिमय की बात करें तो ये आपके राजी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी। वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? तो ऊपर हमने देख लिया था, जो पंडित शिवराम हैं इनकी किताब का नाम है वीर केसरी चंद, ठीक है। जौनसार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको लेकर आपसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पंडित शिवराम कौन थे? जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता फैलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, या राजनीतिक जागरूकता का जनक किसको कहते हैं जौनसार क्षेत्र में, तो ये गुलाब सिंह को कहा जाता है, ठीक है। पंडित शिवराम वहां के पहले कवि थे। अगर पूछा जाए जौनसार के आधुनिक कवि कौन है, ठीक है, तो जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह को माना जाता है, ठीक है, रतन सिंह। अगर हम बात करें कृपाराम जोशी की, ये कौन थे? कृपाराम जोशी ये एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जौनसार के, ठीक है। केदार सिंह की बात करें तो केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी थे, ठीक है। ये भी समाज सेवी हैं, लेकिन पहले समाज सेवी कौन थे जौनसार क्षेत्र के? केदार सिंह। इनके अलावा एक व्यक्ति और है जिनका नाम आपको याद रखना है, भाव सिंह चौहान, ठीक है। एक अवार्ड है जिसका नाम है फादर ऑफ जौनसार। तो फादर ऑफ जौनसार भाबर इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति भाव सिंह चौहान थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जौनसार क्षेत्र भी कहा जाता है। या फादर ऑफ जौनसार भाबर किसको कहते हैं? भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है,
छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? देखिए छुरमल जो देवता हैं यहां आपके कौन सी जनजाति इनकी पूजा करती है? राइट आंसर है जो राजी जनजाति है, ऑप्शन डी, ये इनकी पूजा करती है। राजी जनजाति के अगर हम प्रमुख देवता की बात करते हैं तो बागनाथ देवता ये राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं, लेकिन इनके अलावा जो इनके अदर देवता हैं जिनमें गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिका अर्जुन और छुरमल देवता शामिल हैं। तो आपको याद रखना है किसके ये देवता हैं प्रमुख देवता, ये आते हैं राजी जनजाति में। और अन्य प्रमुख कौन कौन से हैं वो हमने देखे, और सबसे प्रमुख कौन है? बागनाथ देवता इनके सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज का भाग 8 हमने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक आप जरूर करें। एक क्वेश्चन में और यहाँ पर आपको करेक्शन कर लेना, ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 23 देखा था जिससे मैंने आपको बताया था कि जो पारावत जनजाति थी उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, और उसके बाद हमने अगले क्वेश्चन में देखा था कि खस जनजाति ने भी युद्ध किया था। तो आप दोनों को याद रखें क्योंकि बुक में आपको दोनों आंसर दिए गए हैं, तो दोनों को आप याद रखें, ज्यादा पहला रेफरेंस आप खस जनजाति को ही दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, दोनों को आपको याद रखना होगा क्योंकि किताब में दोनों आंसर आपको दिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा, आपका क्वेश्चन आंसर कितने यहाँ पे सही रहे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।